Hello everyone, my name is Priyanka. Welcome to my maths classes. See, final exams are coming very near. तो आज की क्लास में हम 8th क्लास की फुल रिवीजन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे. इस क्वेश्चन पेपर में होंगे पूरे कोर्स के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो इन क्वेश्चंस को करके आपकी हो जाएगी फुल रिवीजन. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. So this is the standard CBSE pattern of the final exam for class 8. So exam is of 80 marks and then there are 4 sections. Section A में है 20 questions, 20 MCQs means multiple choice questions and each question carry 1 mark. Then there is section B. Section B में है 6 questions and each question carry 2 marks. Then section C. Section C में होते हैं 8 questions and each question carries 3 marks. And then there is section D. And section D में भी है 6 questions and each question carries 4 marks. And total जो question paper है that is of 80 marks. So this is the standard pattern of CBSE. But the pattern may vary according to your school. But the important questions remain same. जो important questions हैं वो same ही रहते हैं. तो जो course के सबसे important questions हैं वही आज हम discuss करने वाले हैं. सी अगर आपको पूरे कोर्स में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी. यू कैन नोट डाउन योर क्वेश्चंस, टेक अ पिक्चर एंड सेंड इट टू माय मेल आईडी विच इज priyanka.181187@gmail.com. तो आप अपना कोई भी डाउट, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क मी. आज की क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए सॉल्व करेंगे. सेक्शन ए में होते हैं 20 क्वेश्चंस एंड दे आर एमसीक्यूज मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Means 4 choices of the each answer is given and one of them is the correct और हमें वो correct option को choose करना है. So the first question is which of the following numbers does not have multiplicative inverse? So multiplicative inverse क्या होता है? Multiplicative inverse is simply the reciprocal of any number. कोई भी number है उसका हम अगर reciprocal लें that is the multiplicative inverse. So this all you know कि अगर लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है 5/7 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? इसको रेसिप्रोकल लेते हैं. रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर मींस 5/7 बिकम्स 7/5. सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो जो गिवन नंबर्स हैं इनमें से किस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता? सी देयर इज वन नंबर गिवन 0. अब 0 है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? अगर 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें लेना है तो हमें 0 का रेसिप्रोकल लेना होगा और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0. अब 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, इट इज इनफाइनाइट, इट इज नॉट डिफाइंड. सो 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट. ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता. दैट्स व्हाई वी हैव सेड दैट कि जो नंबर होता है 0 उसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता नहीं है. सो दैट मीन्स इनमें से कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है? दैट इज 0. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी जो सारे नंबर्स गिवन है ऑब्वियसली इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है. इनका जस्ट हम रेसिप्रोकल करके लिख दे दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 2. How many natural numbers lie between 100 square and 101 square? See, अब हमें क्या बताना है कि 100 के स्क्वायर एंड 101 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं. तो अब हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए 100 स्क्वायर सॉल्व करने की और 101 स्क्वायर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. देयर इज अ फॉर्मूला विच स्टेट्स दैट कि अगर n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं हमें वो फाइंड आउट करना. सो दैट इज इक्वल टू 2 into n. तो 2 into n नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर. तो ये इसी फॉर्म में है मीन्स दिस इज n स्क्वायर, n यहाँ पे 100 है एंड ये क्या है? इससे नेक्स्ट टर्म 101. तो ये इस फॉर्म में है क्वेश्चन. तो ऑब्वियसली इन दोनों टर्म्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे? 2 into n. और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 100. तो नंबर्स क्या आएंगे? 2 into 100 मीन्स इज इक्वल टू 200. So 200 natural numbers would lie between
100 square and 101 square. So the answer to this question is option number B. The next question is, which of the following points lie on x-axis? So these are the points given to us. इन points के हमें coordinates given है and we have to find out कि कौन सा point x-axis के ऊपर lie करेगा. So this is the coordinate axis. ये हमारे पास है x-axis और जो vertical है that is the y-axis. और हमें पता है कि इसके 4 coordinates होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, दिस इज द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट लाई करेगा तो ऑब्वियसली उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले कोई भी पॉइंट के लिए y की वैल्यू 0 होगी एंड सिमिलरली y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट लाई करता है उसके लिए x की वैल्यू 0 होगी. यहाँ पे ओरिजिन होता है 0 एंड 0, यहाँ पे दोनों x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है. सो ये है x एक्सिस. तो x एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंगली जो पॉइंट्स लाई करते हैं उनकी सिर्फ x की एक वैल्यू होती है, y की वैल्यू 0 होती है. तो आउट ऑफ दीज ऑल गिवन पॉइंट, सो ये जो फोर्थ पॉइंट है 4 0, यहाँ पर 0 है y की वैल्यू. सो x की वैल्यू है 4 और y की 0. सो इट वुड लाई हियर, क्योंकि x की वैल्यू 4 है और y की 0 है. दैट मीन्स इट वुड लाई ऑन द x एक्सिस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी पॉइंट एक्सिस के ऊपर तब लाई करता है, x एक्सिस के ऊपर तभी लाई करेगा अगर उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D, 4 and 0. The next question is, if edge of cube is doubled, then what will happen to its volume? तो अगर किसी भी क्यूब का जो एज है वो डबल कर दिया जाए तो उसके वॉल्यूम को क्या होगा? सी, लेट अस सपोज कि हमारे पास पहले एक क्यूब था जिसका एज x सेंटीमीटर था. अब हमने उसको क्या कर दिया, एज को डबल कर दिया है. मीन्स अब उसका एज हो गया है 2x सेंटीमीटर. सो उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमें फाइंड आउट करना है. पहले जब उसका एज x था तो वॉल्यूम कितना था, क्यूब का वॉल्यूम था x क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. नाउ अब उसकी एज क्या है 2x. अब उसका न्यू वॉल्यूम क्या होगा, न्यू वॉल्यूम क्या है, अब जो न्यू क्यूब है उसकी एज है 2 टाइम्स 2 ट्वाइस ऑफ x, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 2x क्यूब. 2x का क्यूब होगा. सो 2x क्यूब मीन्स 8x क्यूब. सो पहले था वॉल्यूम x क्यूब, अब वॉल्यूम है 8x क्यूब. मीन्स वॉल्यूम कितना हो गया है 8 टाइम्स. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C. सो अगर h को डबल कर देंगे तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूजुअल फॉर्म ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻4 इज. तो हम 1.6 इंटू 10⁻⁻4 को कैसे लिख सकते हैं यूजुअल फॉर्म में? सो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? 1.6 को हम लिख सकते हैं 16/10. यहाँ से ये पॉइंट हटा के इसको डिवाइड बाय 10 लिखेंगे. देन 10⁻⁻4 को हम क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 1/10⁻4. ये हमने पार्स एंड एक्सपोनेंट्स में स्टडी किया है दैट जब पार को हम डिवीजन में ले जाते हैं तो ये नेगेटिव पार पॉजिटिव बन जाती है. सो 10⁻⁻4 मीन 1/10⁻4 एंड 1/10⁻4 मीन्स देयर आर 4 zeros. सो ये बन गया हमारा 16 डिवाइडेड बाय, सो देयर आर 5 zeros, 1 2 3 4 5. तो अगर हमें इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे ऊपर पॉइंट्स लगाने हैं. तो क्या होना चाहिए, कैसे लिखेंगे? देयर आर 5 zeros. तो जो डिजिट्स हैं वो 5 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगना चाहिए. सो हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट हैं 6 and 1. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे है 6 और 1, तो यहाँ पे आएंगी 3 zeros एंड देन यहाँ पे लगाएंगे हम पॉइंट. सो दिस विल बिकम द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस. जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है उसका यूजुअल फॉर्म ये होगा, क्योंकि हमें 5 डिजिट्स को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाना है. मीन्स पॉइंट 0 0 0 1 6. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B इज द
correct option. The next question is solve this equation. So we have given one equation and we have to find the value of x. And the equation is 2x upon 3 plus 1 is equal to 7x upon 15 plus 3. So हमें इस equation को solve करके x की value find out करनी है. Our equation is 2x upon 3 plus 1 is equal to 7x upon 15 plus 3. So ये दोनों टर्म्स हैं x की टर्म और ये दोनों हैं कांस्टेंट टर्म. तो हम क्या करेंगे? सो x टर्म्स को, वेरिएबल टर्म्स को वन साइड ग्रुप अप करेंगे एंड कांस्टेंट टर्म्स को ऑन द अनदर साइड. सो 2x upon 3, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शिफ्ट 7x upon 15 टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन और इसका साइन होगा चेंज. दिस बिकम्स minus 7x upon 15 and similarly 1 would be shifted to the right hand side of the equation and equation becomes 3 minus 1. So now left hand side पे हम लेंगे LCM. 3 and 15 का LCM होगा 15. So here what do we get? 3 5s are 15. So 5 into 2 10x minus 7x is equal to 3 minus 1 2. So यहाँ पे हमें मिलेगा 3x upon 15 is equal to 2. Now 3 5s are 15. That means x upon 5 is equal to 2. तो x की क्या वैल्यू आएगी? 2 multiply by 5 which means 10. So x की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में से, इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू 10. So which is equal to option number D. The next question is area of a square with diagonal 12 centimeter is. So first of all square क्या होता है? Square is a quadrilateral means जिसकी 4 sides है and all the 4 sides are equal. This is the property of square. Square की चारों sides equal होती हैं and area of square किसके equal होता है? Area of square is equal to किसके equal होता है? Area is equal to side square. साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो अब अगर हम ये एक स्क्वायर है जिसका हमें डायगोनल गिवन है. सो डायगोनल क्या होता है? जो कि ये हमारे ऑपोजिट वर्टिसेस को मीट करने पे मिलता है. सो डायगोनल है गिवन हमें 12 सेंटीमीटर. तो इस पर्टिकुलर स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होगा? अब एरिया किसके इक्वल होता है? साइड स्क्वायर के. बट हमें गिवन है डायगोनल, तो हम इसमें से साइड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? स्क्वायर में सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर. तो अब अगर हम इसकी सारी साइड्स को x सपोज कर लें, ऑब्वियसली इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल टू x और एरिया किसके इक्वल होता है? x स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर. तो अब हमें क्या गिवन है? डायगोनल विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो अगर हम ये ट्राइंगल लें तो लेट अस सपोज दिस इज द स्क्वायर ABCD. अगर हम ट्राइंगल ABC लें तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट मीन्स इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो यही होती है पाइथागोरस थ्योरम दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब हमें AC की वैल्यू गिवन है 12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144. अब AB एंड BC बोथ आर द साइड्स ऑफ द स्क्वायर एंड बोथ आर सेम एंड बोथ आर इक्वल टू x. सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और x स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाती है? 144 डिवाइडेड बाय 2 विच मीन्स 72. अब हमें x स्क्वायर ही तो चाहिए क्योंकि x स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर. तो हमें मिल गया है एरिया ऑफ द स्क्वायर विच इज इक्वल टू 72. तो अगर डायगोनल गिवन हो तो हमें एरिया फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? सो दिस इज द फॉर्मूला. अगर डायगोनल हमें गिवन हो तो डायगोनल स्क्वायर और उसका हाफ इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर. सो एरिया होगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a survey of 300 people, it is found that 30 of them play cricket. In a pie chart, what would be the sector angle of the group? So हमें क्या करना है? एक सर्वे में 300 people में से 30 people का जो ग्रुप है they play the cricket. तो उस ग्रुप का सेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा एक पाई चार्ट में? हमें वो फाइंड आउट करना है. पाई चार्ट क्या होता है? एक सर्कुलर
चार्ट। अब एक सर्कल में कितने लोगों का सर्वे किया है? 300। टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 300। तो उसमें से 30 पीपल का जो ग्रुप है दैट प्ले क्रिकेट, और उसका सेक्टर एंगल क्या होगा? सी, जो सेंट्रल एंगल है, कंप्लीट एंगल, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी भी पाई चार्ट के लिए जो कंप्लीट सेंट्रल एंगल है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? 30 आउट ऑफ 300। तो उनका फ्रैक्शन क्या है? 30 पीपल आउट ऑफ 300 प्ले क्रिकेट मीन्स 1/10। सो 1/10 पीपल जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। सो ये पूरे सर्कल का 1/10 पार्ट है जो लोग क्रिकेट खेलते हैं। इस सर्कल को अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो 1/10 पार्ट जो है लोगों का वो प्ले करते हैं क्रिकेट। तो उसका सेक्टर एंगल क्या होगा? ऑब्वियसली 360 का भी 1/10 होगा। सो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 30 डिवाइडेड बाय 300 मीन्स उस ग्रुप के लोगों का जो नंबर है जो हमें फाइंड आउट करना है 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इंटू 360। तो ये किसके इक्वल आएगा? दिस 1 0 कैंसल्स विद दिस 0, सो दिस इज इक्वल टू 36 डिग्री। इसका जो सेक्टर एंगल होगा दैट वुड बी इक्वल टू 36 डिग्री, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bag contains 3 red balls and 10 blue balls. The probability of getting a red ball out of the bag is C. कितनी balls हैं बैग के अंदर? There are 3 red balls and 10 blue balls. So total कितनी balls हैं हमारे पास? 13. अब probability क्या होती है? Probability is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? बिकॉज देयर आर टोटल 13 बॉल्स। तो जब हमें उस बैग में से एक बॉल को बाहर निकालना है तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? टोटल 13। सो 13 आर द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एंड हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो हमें क्या चाहिए? एक रेड बॉल। तो रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास? 3। सो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी? 3। So this is the probability. Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. तो probability होगी 3 divided by 13, which means option number B is the correct option. The next question is value of the expression. This is the given expression और इसकी value हमें find out करनी है. So ये है question pars and indices में से, तो हमें इस expression को solve करके इसकी value find out करनी है. So यहाँ पे हमें given है 1/5 raised to power -2 minus 1/4 raised to power -3. तो we know that कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है जैसे 1/5, उसको अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, 1/5 का रेसिप्रोकल होगा 5, तो जो पावर है वो क्या हो जाता है? उसका साइन चेंज हो जाता है। सी 1/5 raised to power -2 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अगर हम गिवन फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लें, कोई भी नंबर जो है उसकी पावर गिवन है, तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल लें तो जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। दिस इज द रूल। तो ये आप सभी को पता है। सो 1/5 raised to power -2 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे है माइनस का साइन, 1/4 raised to power -3 बिकम्स 4 क्यूब। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1/4 का रेसिप्रोकल लिया विच इज 4, तो उसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो गया, -3 बिकम्स +3, तो ये बन गया 4 क्यूब इंटू -1/2 raised to power -4। अब -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? -1/2 का रेसिप्रोकल है -1/2। अगर हमें इसका रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल क्या होता है? न्यूमरेटर टर्म बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। तो दिस बिकम्स 2/-1 which can be written as -2 also. We all know that कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो उसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। सो -1/2 का रेसिप्रोकल है -2। सो यहाँ पे हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे -2 एंड ये पावर है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, बिकम्स 4, -4 बिकम 4। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4 क्यूब is 64 and multiply by -2 raised to power 4। अब जो पावर है -2 की
वो एक इवन नंबर है एंड वी नो दैट कि जब किसी भी नेगेटिव नंबर को हम उसकी पावर इवन होती है तो जो रिजल्टेंट है दैट इज पॉजिटिव. सो -2 raised to power 4 इज 16 ओनली, 16, क्योंकि जो पावर है वो एक इवन नंबर है. सो अब 25 minus 64, 25 minus 64 इज इक्वल टू -39 इंटू 16. तो हमें 39 को करना है 16 से मल्टीप्लाई और हमारे पास है माइनस का साइन, तो ऑब्वियसली माइनस का साइन आएगा आगे एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 39 विद 16 सो वी गेट 624. तो 624 आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और आगे आएगा नेगेटिव का ही साइन. सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन t square plus 3 into t plus root 3 into t minus root 3 can be written as, and these are the options. तो हम इस गिवन एक्सप्रेशन को ग्रुप अप करके क्या लिख सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं. अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें t प्लस रूट 3 इंटू टी माइनस रूट 3, तो यहाँ पे यूज होगी एक आइडेंटिटी. सी वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके लिए क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दीज टू टर्म्स कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो हम इन दोनों टर्म्स को ग्रुप अप करेंगे. सो ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इनको ग्रुप अप करके लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो फर्स्ट टर्म एज इट इज t स्क्वायर प्लस 3 और लास्ट टू टर्म्स को कंबाइन करके हमारे पास बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पर a की वैल्यू है t एंड b की वैल्यू है रूट 3. सो रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओनली. सो यहाँ पे आएगा t स्क्वायर माइनस 3. सो ये आ जाएगी वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब अगेन ये दो टर्म्स हैं टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3. अगेन ये दोनों फिर से हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में. अब इन दोनों को फिर से कंबाइन करके हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे a की वैल्यू है टी स्क्वायर, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखेंगे टी स्क्वायर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस अब b है 3 स्क्वायर, तो अब ये बन जाएगा t रेज टू पावर 4 माइनस 9. So this would be the value of the expression. Means option number D is the correct option. The next question is how many rational numbers lie between 4 and 8? 4 और 8 के बीच में कितने rational numbers lie करते हैं. Rational numbers क्या होते हैं? Any number which can be represented in form of p upon q, where p and q are the integers. तो कोई भी नंबर हो सकता है. तो 4 एंड 8 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स लाई करते हैं. सो इसका आंसर क्या होगा. सी 4 एंड 8 इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स लाई करते हैं. नेचुरल नंबर्स तो इन दोनों के बीच में कितने हैं 5, 6 एंड 7, 3. बट रैशनल नंबर्स कितने होंगे. द आंसर इज इनफिनाइट. तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करते हैं इन दोनों के बीच में. कैसे. सी 4 को हम अगर 40 अपॉन 10 लिखें एंड 8 को 80 अपॉन 10 लिखें. सी वी कैन राइट इट एज 40 अपॉन 10, 80 अपॉन 10. इसका मीनिंग 40 अपॉन 10 का मीनिंग 4 ही है, बट वी कैन राइट इट एज 40 अपॉन 10. सी अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं. अगर हम काउंट करने जाएं तो देयर आर ऑब्वियसली 39 नंबर्स विच लाई बिटवीन 40 अपॉन 10 एंड 80 अपॉन 10. तो अगर मैं एक एक जीरो और इंक्रीज कर दूं सी, तो अब नंबर्स कितने हैं 400 और 800 के बीच में कितने नंबर्स हो गए 399. सिमिलरली अगर मैं एक एक जीरो और इंक्रीज कर दूं तो इस तरह से नंबर्स इंक्रीज करते जाएंगे. सो अब यहाँ पे हम इनफाइनाइट जीरोस ऐड कर सकते हैं. तो देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स. किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में infinitely many rational numbers may exist. So the answer to this question is option number D. The next question is the compound interest on rupees 30,000 at 7% per annum is rupees 4,347. The period in years is. हमें क्या कैलकुलेट करना है कि एक अमाउंट 30,000 के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4347 एट
द रेट 7%, और हमें फाइंड आउट करना है कि कितने ईयर्स के बाद ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पी इज द प्रिंसिपल। ए यहाँ पे क्या होता है, टोटल अमाउंट जो कि बन जाती है कितनी कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद। अब हमें क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज 4347, तो अमाउंट क्या होगी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 30,000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4347। सो टोटल अमाउंट क्या बन जाएगी 34347। हम 30,000 में ये 4,347 ऐड कर देंगे। अब हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर। सो इस इक्वेशन में पुट करने पे अमाउंट इज 34347 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 30,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 7%। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन की वैल्यू। एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो टर्म है यहाँ पे आ जाएगी डिनोमिनेटर में 34347 डिवाइडेड बाय 30,000 is equal to 1 plus 7 by 100 becomes 107 by 100 whole raised to power n, और इसी n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो अब इस साइड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 के टेबल पे कैंसिल करेंगे। यहाँ पे व्हाट डू वी गेट 10,000 एंड ऊपर क्या आएगा 1 1 3 4 12 1 14 3 4 12 2 7 27 एंड 3 9 27। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 11,449 डिवाइडेड बाय 10,000। तो जब हम 11,449 को अगर हम सॉल्व करें, अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेके सॉल्व करो, देन यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज द स्क्वायर ऑफ 107। ये 11,449 ये 107 का स्क्वायर है एंड सिमिलरली जो 10,000 है वो 100 का स्क्वायर है। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 107 डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 107 divided by 100 raised to power n. So now bases are same on both sides of the equation and we can equate the powers. So n becomes equal to 2 और n यहाँ पे क्या है हमारा number of years जिसकी वैल्यू आ जाती है 2। So आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, number of years हमें फाइंड आउट करने थे वो आएंगे 2। So option number B is the correct answer. The next question is number of boys and girls in a class are in ratio 7:5. If number of boys is 8 more than number of girls, then what is the total strength of the class? अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, that number of boys and girls in a class are in ratio 7:5. हमें उन दोनों की रेशियो गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल स्ट्रेंथ इन द क्लास, मतलब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज कितने हैं, हमें गिवन है रेशियो। एंड जो सेकंड जो हमारे पास थिंग है वो क्या गिवन है, दैट नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो हमें रेशियो गिवन है 7:5, हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है तो बॉयज हैं 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फिर क्या आ जाएंगी, क्योंकि ये 7:5 में है, रेशियो में है, तो अगर बॉयज 7x हैं तो गर्ल्स होंगी 5x। एंड another thing which we have given in the equation is that number of boys is 8 more than number of girls, means 7x minus 5x is equal to 8. So obviously this is the equation, हमें यही इक्वेशन फॉर्म करनी थी। सो अब हमें इसमें से x की वैल्यू मिल जाएगी, 7x minus 5x is 2x is equal to 8. सो x की वैल्यू आ जाती है 8 डिवाइडेड बाय 2 मीन 4। तो x की वैल्यू है 4, क्योंकि हम इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन है दैट नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जब हमें x की वैल्यू मिल गई है तो हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बॉयज कितने होंगे, 7 into 4 28
एंड गर्ल्स कितनी होंगी 5 इंटू 4 20 एंड हमें फाइंड आउट क्या करनी है टोटल स्ट्रेंथ दैट टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं क्लास में सो 28 प्लस 20 इज ऑब्वियसली 48 सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी 48 The next question is a shirt costs rupees 64 after 20% discount. What is the marked price? Means एक marked price होगा जिसके ऊपर 20% डिस्काउंट मिलने के बाद वो कॉस्ट करती है 64 रुपीज. तो हमें फाइंड आउट करना है कि मार्क्ड प्राइस क्या है. तो अगर हम सपोज कर ले लेट दैट द मार्क्ड प्राइस इज x. हम सपोज कर रहे हैं कि मार्क्ड प्राइस x है. अब x के ऊपर 20% डिस्काउंट मिलने के बाद वो अमाउंट कितनी बनती है 64. मीन्स अगर x के ऊपर डिस्काउंट मिले कितना 20% मीन्स x इंटू 100 माइनस 20 विच इज द डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 64. दिस इज द फॉर्मूला. यही फॉर्मूला होता है कि हमें क्या गिवन है डिस्काउंट 20% और किसके ऊपर है डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस के ऊपर विच इज x. So 80% of x means x into 80 by 100 is equal to 64. यही गिवन है हमें. तो अब हमें x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे तो ये टर्म जो है 80 अपॉन 100 वो कहाँ चली जाएगी ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन एंड दिस बिकम्स 100 अपॉन 80 एंड नाउ 0 कैंसल्स विद 0 एंड 8 64 and 8 into 10 is 80. So x की वैल्यू क्या है 80. मार्क्ड प्राइस क्या है शर्ट का 80 रुपी. So the correct answer is option number D. And the next question is which of following is not true? And we have given the 4 statements. 4 statements हैं and हमें find out करना है which one is not true. So first statement is rational numbers are closed under multiplication. Rational numbers are closed under addition. Rational numbers are closed under division and rational numbers are closed under subtraction. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ट्रू नहीं है. सी क्लोज्ड का क्या मीनिंग होता है एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द रैशनल नंबर्स चैप्टर. रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं क्लोज्ड. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं सपोज a एंड b देयर आर 2 रैशनल नंबर्स. अगर हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट है वो भी एक रैशनल नंबर होगा. दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि अगर दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा एज ए रिजल्टेंट. सो रैशनल नंबर्स आर डेफिनेटली क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. सिमिलरली फॉर एडिशन इफ देयर आर 2 रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स वी ऑल अंडरस्टैंड कौन से होते हैं कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इज अ रैशनल नंबर एंड p एंड q आर एनी इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव एनी इंटीजर्स. सो अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. सो थर्ड इज रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन. अब डिवीजन में एक पॉइंट है सी देयर आर 2 रैशनल नंबर्स सपोज a एंड b. अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए रैशनल नंबर देन दे विल बी क्लोज्ड अंडर डिवीजन ऑल्सो. बट यहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेशन है दैट द वैल्यू ऑफ b कैन नॉट बी इक्वल टू 0. सी अगर हम a कोई भी रैशनल नंबर है उसको 0 से डिवाइड कर दें तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इनफाइनाइट. सो यहाँ पे एक लिमिटेशन है जिस वजह से रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. सो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ये भी ट्रू है. सो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स ट्रू है बट थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. सो दिस इज आवर आंसर ऑप्शन नंबर सी. Rational numbers are not closed under division because of the limitation that we cannot divide any number with 0. So वो दो rational numbers हैं तो वो 0 नहीं हो सकता. इस वजह से rational numbers are not closed under division. And the next question is the smallest number by which this term 8788 must be divided to make it a perfect cube. तो हमें इस नंबर को ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम डिवाइड करें तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए.
तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सी, अगर ये नंबर को परफेक्ट क्यूब होना है तो जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स है वो 3 के ग्रुप में होने चाहिए। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 8788 की। सबसे पहले ये 2 के टेबल पे जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 3 9 4, करेक्ट। सिमिलरली अगेन it will again go on the table of 2 2 1 9 and 7। so अब ये किस टेबल पे जाएगा? 2 1 9 7। सो ये 2 के टेबल पे भी नहीं जा सकता फर्दर, 3 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं, 7 पे भी नहीं। सो अब ये किस टेबल पे कट होगा? नेक्स्ट 13 के टेबल पे। और जब हम इसको 13 के टेबल पे कट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर होगा 1 6 9। सो ये आएगा हमारे पास क्वेश्चन 169। अगेन 13 पे, देन 13। सो ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। सो ये फैक्टर्स हैं 8788 के। तो अगर ये नंबर को परफेक्ट क्यूब होना है तो परफेक्ट क्यूब के में क्या होना चाहिए? सारे जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 के ग्रुप्स में होने चाहिए। अब 13 एक प्राइम नंबर है और 13 के जो फैक्टर्स हैं वो 3 के ग्रुप में है। 13 कम्स 3 टाइम्स जो इसकी फैक्टराइजेशन है उसमें, बट 2 जो है वो 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो अगर हम इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड कर दे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इससे डिवाइड कर दे, सो ये फैक्टर्स वैनिश हो जाएंगे एंड क्या बचेगा? सिर्फ 13 इंटू 13 इंटू 13 विच इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। सो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। सो अगर हमें गिवन नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो उसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 4। The next question is, measure of each interior angle of a regular polygon is 156 degree. Find the number of sides of polygon. See, अगर हमें एक पॉलीगन गिवन है उसमें ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है 156 डिग्री, तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी? तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? इंटीरियर एंगल है 156 डिग्री, तो पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? हमें एक पॉलीगन गिवन है जिसकी हमें नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता, बट उसका ईच इंटीरियर एंगल गिवन है 156 डिग्री, तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? वी नो दैट इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलके हमेशा लीनियर पेयर बनाते हैं। तो अगर इंटीरियर एंगल 156 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 24 डिग्री, बिकॉज इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 24 डिग्री, और अगर हमें एक्सटीरियर एंगल पता है तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं? लेट अस सपोज नंबर ऑफ साइड्स है n, तो वो किसके इक्वल होता है? 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, नाउ विच इज 24। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 12 2s are 24, 12 3s are 60, now 15 2s are 30, so number of sides आएंगी 15। so option number D is the correct option। the next question is, perimeter of rectangle whose sides are 3x minus 4y and 2x plus 3y is। तो हमें एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी 2 साइड्स हैं 3x minus 4y and 2x plus 3y, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर। वी नो दैट कि किसी भी रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स तो ऑब्वियसली इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये इसके इक्वल होता है। अब लेंथ एंड ब्रेड्थ आर द 2 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल जो हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू लेंथ एंड ब्रेड्थ की। लेंथ कितनी है? 3x माइनस 4y प्लस, और ब्रेड कितनी है? 2x प्लस 3y। अब हम इनको ऐड करेंगे, 3x प्लस 2x इज 5x एंड माइनस 4y प्लस 3y मीन्स माइनस y, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10x माइनस 2y। सो दिस इज द आंसर, 10x माइनस 2y। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर D is the correct answer।
So the last question of section A is question number 20. The value of under root of 176 plus under root of 2401. So ये जो टर्म है वो डबल अंडर रूट के अंदर है. तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले ये जो राइट साइड पे टर्म है इसको पहले सॉल्व करेंगे. 2401 का जो स्क्वायर रूट है वो पहले सॉल्व करेंगे. अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. 2401 इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से? राइट साइड से करते हैं 2 नंबर्स की पेयरिंग, 2 नंबर्स की पेयरिंग कर देते हैं. एंड देन अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट यहाँ पे है 2 का पेयर 24. अब यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए? आप सबको पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए? एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 24 से इमीडिएटली लेसर हो. अब 24 से इमीडिएटली लेसर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 16. सो यहाँ पे क्या आएगा? 16 विच इज द स्क्वायर ऑफ 4. सो 4 स्क्वायर 16 यहाँ पे आएगा. 5 स्क्वायर नहीं आ सकता बिकॉज 25 इज ग्रेटर देन 24. तो यहाँ पे आएगा 16. सो 24 माइनस 16 इज 8. एंड ये जो ग्रुप है 01 इट कम्स डाउन. 01 यहाँ पे जो है वो नीचे आ जाएगा. अब हमें बनाना है यहाँ पे अगेन एक डिविडेंड. इसका डिविडेंड क्या होगा? कैसे बनता है? जो फर्स्ट नंबर था उसका करते हैं डबल. 4 का डबल होगा 8. और यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर पुट करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करे तो वैल्यू आए 801. तो हम क्या नंबर यहाँ पे पुट करेंगे? सी लास्ट में हमें चाहिए 1. सो अगर हम यहाँ पे 9 पुट करें बिकॉज 9 9s आर 81, पीछे 1 आएगा. 9 9s आर 81, यहाँ पे आ गया 8. 9 8s आर 72, 72 प्लस 8 इज 80. यस दिस बिकम्स 801. तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे भी आएगा 9. सो हमारा ये सॉल्व हो चुका है. सो 2401 का जो स्क्वायर रूट है वो किसकी इक्वल है? 49. 49 का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 2401. तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है इस टर्म की. तो हम इस टर्म को लिखेंगे. यहाँ पे है 176 प्लस एंड अंडर रूट ऑफ 2401 इज इक्वल टू 49. ये हमें मिल चुका है. अब हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे. 176 प्लस 49 इज इक्वल टू 225. नाउ 225 किसका स्क्वायर है? Yes, 15. So, answer to this question is option number D. So, CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग सेक्शन ए में होते हैं 20 MCQs. तो हमने वेरी इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए हैं. अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आप अपने क्वेश्चंस मुझे मेल भी कर सकते हैं. यू कैन जस्ट नोट डाउन योर क्वेश्चंस, टेक अ पिक्चर एंड सेंड टू माय मेल आईडी विच इज Priyanka priyanka.181187@gmail.com. मैं आपके सारे क्वेश्चंस एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें सॉल्व कर दूंगी ताकि एग्जाम के लिए आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना हो. सो इफ यू वांट टू लर्न विद मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.